5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जरूर बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% किसी ना किसी वे में वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप सभी लोगों का वीपीएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि ओ लेवल के जो एग्जाम 2021 में पोस्टपोन किए गए थे कोरोना के कारण, उन एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और ये एग्जाम ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में नाइलेट ने अपने पूरे ओ लेवल के सिलेबस को अपडेट कर दिया था, जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओ लेवल का एग्जाम देने वाले हैं। हम इस सीरीज में पूरे ओ लेवल के कोर्स को रिवाइज करेंगे और साथ में मैं अपनी हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। उन क्वेश्चंस में से आपको 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ओ लेवल एग्जाम की न्यू डेट शीट, जिसमें पहला एग्जाम 23 मार्च को रखा गया है M1R5 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। सेकेंड एग्जाम 24 मार्च 2022 को रखा गया है M2R5 का वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। थर्ड एग्जाम 25 मार्च 2022 को रखा गया है M3R5 का प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। इसका फोर्थ एग्जाम 26 मार्च 2022 को रखा गया है M4 का, यह है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और इन एग्जाम्स का प्रैक्टिकल 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को रखा गया है। आपको यह बताना चाहूंगा कि आपका एग्जाम या तो 2 अप्रैल को होगा या तो 3 अप्रैल को होगा, एक दिन किसी दिन होगा आपका एग्जाम। और ये सारे एग्जाम्स आफ्टरनून के शिफ्ट के हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग M1R5 का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले हमको उस एग्जाम के सिलेबस को जरूर देख लेना चाहिए एक बार। इस सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस टूल्स। M1 का पहला यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है। इसमें हम कंप्यूटर के लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, आईटी गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सीपीयू पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ओपन सोर्स पढ़ेंगे, प्रायोरिटी सोर्स पढ़ेंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। M1 का सेकेंड यूनिट जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। M1 की सेकेंड यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस पढ़ेंगे उसके, ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप और डेस्कटॉप पे पढ़ेंगे, मोबाइल फोन में, टैबलेट्स में पढ़ेंगे, इंटरफेस पढ़ेंगे उसके, टास्क बाग पढ़ेंगे, रनिंग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग्स पढ़ेंगे, यूजिंग ऑफ माउस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनकी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, एडिंग, रिमूविंग, शेयरिंग प्रिंटर्स पढ़ेंगे, फाइल एंड शेयरिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस पढ़ेंगे। इसके बाद M1 की थर्ड यूनिट है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। इसमें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, पूरा पढ़ाया जाता है, पूरा इसमें लिखा हुआ है कैसे कैसे MS वर्ड को यूज करना है, कैसे क्या करना है। M1 की फोर्थ यूनिट है स्प्रेडशीट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऑफिस वर्क के लिए सबसे ज्यादा MS एक्सेल बोली जाती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। MS एक्सेल को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला भी जाता है क्योंकि ऑफिस वर्क के लिए MS एक्सेल ही आपको आना सबसे ज्यादा जरूरी है, MS एक्सेल और MS वर्ड। फिफ्थ यूनिट अगर इसकी देखते हैं तो प्रेजेंटेशन के बारे में है, जिसको हम बोल सकते हैं PPT, जिसमें हम लोग बनाते हैं PPT बनाते हैं अपनी, इसको हम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इसको यूज किया जाता है। इसमें हम लोग PPT बनाना सीखते हैं। जो PPT आप देख रहे हो ये भी पावर पॉइंट पे ही बनी हुई है। तो इस चीज को, ये सबको बनाना सीखना पड़ता है क्योंकि कभी आपको फाइल प्रेजेंटेशन देना हो या कुछ भी करना हो, कभी किसी को अपना प्रेजेंटेशन समझाना हो तो हमें PPT बनाना पड़ता है। तो उसी तरीके से PPT बनाई जाती है, उसको ये हम लोग सीखते हैं पावर पॉइंट पे। इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, वर्किंग कैसे होती है, एडिंग मूवीज, साउंड, टेक्स्ट, प्रिंटिंग, हैंगआउट, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है, इंटरनेट। अगर आप देख सकते हैं आज के टाइम पे मोस्टली लगभग सबको नेट चलाना आता है और इंटरनेट की फाउंडेशन कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जो www जिसको हम लोग बोल देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिक नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, लैन वैन पढ़ते हैं, इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, URL पढ़ते हैं, वेबसाइट्स पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट पढ़ते हैं, IP एड्रेस पढ़ते हैं, ISP पढ़ते हैं,
इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, मोड ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे, लैन केबल्स पढ़ेंगे, ब्रॉडबैंड पढ़ेंगे, यूएसबी पढ़ेंगे। तो मोस्टली और ऑलमोस्ट एक तरीके से इंटरनेट के पूरे पेजेस को पढ़ लेंगे, सारे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग को इंटरनेट के बारे में समझ में आ जाता है, हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से अगर इसको हम देखते हैं, जो नाइलेट ने इस सिलेबस को डिज़ाइन किया है, ये बहुत अच्छा सिलेबस है। अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छा सिलेबस है। न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो पढ़ाया जा रहा है, जो हम लोग इस समय डिमांड है मार्केट में, उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है और बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया है ये। इसके बाद अगर हम 7th यूनिट देखते हैं, इसमें हम ईमेल पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग पढ़ेंगे, गवर्नेंस सर्विस पढ़ेंगे, जिसमें हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, यूजिंग ईमेल्स पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, आउटबॉक्स क्या होता है, ईमेल मैसेजेस क्या होते हैं, अटैचमेंट कैसे की जाती है, ई कॉमर्स क्या है। फिर उसके बाद हम सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स पढ़ेंगे, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। इंस्टेंट मैसेजिंग अगर देखते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर्स, टेलीग्राम, जो मोस्टली आज के टाइम पे हर कोई यूज़ कर रहा है। इसके बाद हम लोग गवर्नेंस की सारी वेबसाइट्स पढ़ेंगे, जैसे रेलवे रिजर्वेशंस कैसे होते हैं, पासपोर्ट कैसे बनाए जाते हैं, उमंग ऐप के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल लॉकर पढ़ेंगे, जो जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। इसके बाद 8th यूनिट अगर हम देखते हैं तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में है और एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें हम लोग सारे जो आज की सबसे ज़्यादा नीड है, पेटीएम लोग यूज़ करते ही हैं, जीपे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, भारत पे है, तो सारी चीज़ें कहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, ये सब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ओटीपी क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, क्यूआर क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, ये सारे कोड्स को पढ़ते हैं। एईपीएस क्या होता है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे हम लोग को पता होनी चाहिए। ई वॉलेट क्या होता है, तो इस चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। आरटीजीएस है बैंकिंग का, आईएमपीएस है, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। ऑनलाइन से करते हैं, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग को सब कुछ पता होना चाहिए। ये छोटी से छोटी नीड कब किसको क्या ज़रूरी पड़ जाए कोई नहीं जानता है। और सेल्फ डिपेंडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। अगर हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं तो हम लोग को उस फील्ड में हर चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए। M1 की अगर हम लोग लास्ट यूनिट देखते हैं तो ओवरव्यू किया गया है फ्यूचर स्किल्स का और साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है। इसमें हम लोग IoT के बारे में पढ़ेंगे, डाटा केबल्स पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, वर्चुअल रियलिटी पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, सोशल मोबाइल पढ़ेंगे, 3D प्रिंटिंग पढ़ेंगे, रोबोटिक्स पढ़ेंगे, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, पीसी सिक्योरिटी पढ़ेंगे, स्मार्ट फोन की सिक्योरिटी पढ़ेंगे। सब मोस्टली ऑलमोस्ट मैंने जैसे पहले बोला कि ये बेस्ट सिलेबस है अभी तक की का। जो स्टूडेंट्स अगर इसको कवर कर लेता है अच्छे से तो उसको किसी भी कंप्यूटर फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं M1 की पहली यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। इसका फर्स्ट वर्ड ही यही है कि द टर्म कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, जिसको हम बोल सकते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड compute, which means to compute or to calculate। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर जो वर्ड बना है ये लैटिन वर्ड कंप्यूटर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर का आविष्कार इसीलिए किया गया था जिससे किसी भी चीज़ की गणना जल्दी से की जा सके और बिल्कुल सटीक की जा सके। वो वही चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा भी हुआ है, कंप्यूटर आर द मशीन्स दैट परफॉर्म टास्क और कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और द प्रोग्राम। वही चीज़ यहाँ पे बताई है इन्होंने कि कंप्यूटर एक मशीन है जो टास्क परफॉर्म करती है कैलकुलेशन का अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं यूजर द्वारा उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्यूटर गणना करता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यूजर के डाटा को ये स्टोर करके एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। हम बोल सकते हैं इसको कि 100% एक्यूरेसी देता है ये, इसलिए इसके ऊपर और ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं। और ये चीज़ आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारे अगर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोई है तो वो कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना हमारा कोई काम आज के टाइम पे नहीं किया जा सकता या ना हो सकता है। कंप्यूटर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एवरीवेयर। It mainly consists of 4 basic units such as input unit, storage unit, CPU and output unit. कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसका पहला पार्ट
जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर को देखते हैं। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स द डाटा एज फिजिकल क्वांटिटीज चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो पहला हमारा बाय मैनिपुलेटिंग द हाइब्रिड है, तीसरा डिजिटल है। फिर डिजिटल को और क्लासिफाई करके सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फिजिकल क्वांटिटी माइक्रो मेजर करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर जैसे हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गया, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं क्वांटिटीज वाली, इसको मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का मोस्टली यूज किया जाता है। और इसका अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं हम तो थर्मोमीटर है और स्पीडोमीटर। सीधा मतलब ये है एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। A hybrid is a combination of digital and a analog computer. हाइब्रिड कंप्यूटर को सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का। ये बेस्ट फीचर ऑफ बोथ टाइप ऑफ कंप्यूटर है, एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि ये बेस्ट फीचर है। ये आप देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर का इमेज भी लगा हुआ है यहाँ पे। स्पीड ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर है और मेमोरी एंड एक्यूरेसी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर है। सीधे सीधे देख सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर में है और मेमोरी एंड एक्यूरेसी जो होती है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर वो भी हाइब्रिड के अंदर है। एक तरीके से बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, बेस्ट कॉम्बो है कंप्यूटर्स का। इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल, कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल सिग्नल एंड प्रोसेस देम इनटू डिजिटल फॉर्म। ये एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और प्रोसेस करता है डिजिटल फॉर्म में। A hybrid कंप्यूटर में यूज और प्रोड्यूस एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा, ये दोनों डाटा को प्रोड्यूस कर सकता है, फिर वो एनालॉग डाटा हो या डिजिटल डाटा हो। इट एक्सेप्ट अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग इनपुट विच इज देन कन्वर्टेड इनटू अ सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग मशीन है। और ये हमारा इमेज भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर का। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। A digital computer is designed to process the data in numerical form. Its circuit performs mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division. अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो मुझे बोल सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करते हैं। और इसमें अगर इनपुट डाटा हम लोग जो भी डालते हैं वो 0 और 1 का ही डालते हैं, एक तरीके से बाइनरी लैंग्वेज डालते हैं। और इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है और मोबाइल। डिजिटल कंप्यूटर को और क्लासिफाई करके माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर में इसका डिजाइन कर दिया गया है। कैलकुलेशन करने के लिए मोस्टली किया जाता था। अ माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉल रिस्पेक्टिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स CPU। माइक्रो कंप्यूटर हम देखते हैं तो काफी छोटा होता है और इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है विद अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स CPU। अब जो माइक्रो कंप्यूटर बनते थे इसके अंदर प्रोसेसर लग के आते थे, जो हमारे जो पहले कंप्यूटर्स बनते जैसे अबेकस है, नेपियर बोन्स का कंप्यूटर था, स्लाइड रूल था, पास्कल कंप्यूटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स था, डिफाइन इंजन था, एनालिटिकल इंजन था, मार्क 1 था, एनीवैक था, एडसैक था। ये सारे जो कंप्यूटर्स जो बने हुए थे स्टार्टिंग में इसमें प्रोसेसर नहीं लगे हुए थे, किसी में वैक्यूम ट्यूब लगी थी, किसी में कोई और कुछ और चीज़ें लगी थी। वो आपको हम नेक्स्ट उस पर वीडियो बना देंगे, हम पूरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे उसका भी वीडियो आपको हम जल्द से जल्द दे देंगे। इसके बाद जब थर्ड जनरेशन ऑलमोस्ट आया तो उसी पे जो है माइक्रो प्रोसेसर बनना शुरू हो गए, जिसमें हमारे IC लगती थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो उसी के बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ गए जो छोटे छोटे लगते थे। और अभी भी अब जो प्रोसेसर्स लगते हैं हम लोग देखते हैं i7, i8, i3, i4, ये सारे जो हमारे हैं ये सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं जो CPU में अटैच्ड होते हैं, वही हमारा काम करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप CPU गेव बर्थ टू मच ऑफ अ चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि जो इन्वेंशन हुआ था CPU का सिंगल चिप पे, उससे बहुत सारे चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स बनने में सबसे ज्यादा आसानी हुई थी। और माइक्रो कंप्यूटर हमारे जो हैं काफी कम लागत वाले कंप्यूटर होते, काफी लो कॉस्ट के कंप्यूटर होते, बट ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं। इसको एक सिंगल पर्सन यूज कर सकता है अपने काम के लिए। इसमें CPU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर दोनों सब कुछ होते हैं इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो PC है, लैपटॉप है, नोटबुक है, स्मार्टफोन है, पाम टॉप है। ये सारे एग्जाम्पल्स मोस्टली जो है माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं।
माइक्रो कंप्यूटर का आप इमेज देख सकते हो। ये माइक्रो कंप्यूटर को और क्लासिफाई करके डेस्कटॉप कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया, जो हमारा पर्सनल पीसी भी कहलाता है, जो काफी मोस्टली चलता था। अब तो काफी बंद हो चुका है, मोस्टली सिस्टम अब ऑफिसेज में देखने को मिलते हैं, वरना सब लोग अपना लैपटॉप यूज करने लगे हैं अब। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये सिंगल लोकेशन पे आप इसको अपग्रेड कर सकते थे, इसको आप लेके मूव नहीं कर सकते थे। तो मोस्टली अगर आप, जैसे पहले होता था कि लोग जो ऑफिसेज में रहते थे वहां काम किए, अब क्या है, लैपटॉप यूज करते हैं तो वो अपने घर में भी ले जा सकते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, पर्सनली यूज करते हैं, फ्लाइट में यूज कर सकते हैं, ट्रेन में यूज कर सकते हैं, बसेस में यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट एक तरीके से उनके थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाती है इससे, वरना उनको एक जगह बैठ के काम करना पड़ता था। इसको डिजाइन सबसे पहले इसीलिए किया गया था कि इसको फ्लैट डेस्क पे रखा जा सके, वाइल मॉडर्न टावर स्टैंड अपराइट। इसका जो टावर है वो सीधे अपराइट रहना चाहिए और मॉडर्न टावर पे होना चाहिए। और मोस्ट मॉडर्न टाइप कंप्यूटर आर सेपरेट स्क्रीन एंड कीबोर्ड। और इसका दूसरा पार्ट ये था कि ये सेपरेट स्क्रीन भी रहती थी इसकी, और सेपरेट इसका कीबोर्ड भी रहता था, सेपरेट सीपीयू रहता था, सेपरेट सॉफ्टवेयर रहते थे, सेपरेट माउस रहते थे। इसका आप डेस्कटॉप का देख सकते हो, ये इमेज लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप, जो ऑलमोस्ट अब सबके पास रहता ही है, सब यूज करना इसको पसंद करते हैं कि पोर्टेबल रहता है और सेम कंपेटेबल और एज डेस्कटॉप होता है ये, बट स्मॉल इनफ फॉर इजी मोबिलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये काफी इजीली हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे ज्यादा लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं इसको कि ये इजीली मूवेबल है, कि इसको कहीं भी हम ले जाके कहीं भी वर्क कर सकते हैं। ये आप इसका इमेज देख सकते हो। थर्ड है हमारा नोटबुक। नोटबुक ऑलमोस्ट एक तरीके से हमारा लैपटॉप की तरह होता है, बट इसमें थोड़ा सा फंक्शन अलग कर दिया गया है कि कीबोर्ड विद एन अटैच्ड स्क्रीन। हमारी जो स्क्रीन होती है और कीबोर्ड दोनों को ऑलमोस्ट अलग कर सकते हैं, या फोल्ड करके हम इसको एक तरीके से टैबलेट की तरह यूज कर सकते हैं नोटपैड को। ये मोस्टली स्टूडेंट्स रखना प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे, और बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं जिनको ये, क्योंकि नोटपैड की एक खासियत और है कि ये हमारा टच स्क्रीन पे आते हैं। लैपटॉप टच स्क्रीन पे अब आने लगे हैं, बट नोटपैड जो आते हैं वो मोस्टली सारे ही जो हैं, वो जो अच्छे नोटपैड हैं वो सारे टच स्क्रीन पे आते हैं। साथ में नोटपैड की स्क्रीन जो होती है वो काफी थिनर यूजुअल टू डेस्कटॉप मॉनिटर, बिकॉज द मशीन इज डिजाइन टू बी पोर्टेबल। सेम चीज इसके साथ भी, इसको पोर्टेबल करने के लिए ही इसको डिजाइन किया गया, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा हैवी होता था, बट इसका नोटपैड का वेट अगर हम देखेंगे तो वो काफी लाइट वेट होता है और काफी कॉम्पैक्ट होता है, काफी स्मॉल होता है। लैपटॉप के कंपैरिजन में भी लैपटॉप से भी ज्यादा प्रेफरेबल होता है नोटपैड आज के टाइम पे। अगर आपके पास लैपटॉप है या नोटपैड है, दोनों ऑलमोस्ट सेम वर्क करते हैं। थर्ड है हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस या पीडीए। पीडीए पहले मोस्टली काफी लोग यूज करते थे, बट अब यूज करना काफी कम हो गया है, क्योंकि इसका काम अब जो है हमारा जो मोबाइल आता है उसमें काफी अच्छे से हो जाता है, टैबलेट्स आने लगे हैं उसमें अच्छे से वर्क हो जाते हैं, तो इसलिए पीडीए का यूज काफी कम हो चुका है। बट ये एक तरीके से सिमिलर डिवाइस है कंप्यूटर की तरीके से। इसको हम अपने पाम में रख के यूज कर सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, फाइल informations, human interactions and communication switching as it distinct for calculation and record keepings। मेरी कंप्यूटर को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर से काफी अच्छा है और काफी अच्छे लेवल पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद कम से कम हम लोग कंप्यूटर 100 से लेकर 150 या 200 लोग ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं इसको, जहां पे माइक्रो कंप्यूटर को एक यूजर यूज कर सकता है, मिनी कंप्यूटर को कई लोग यूज कर सकते हैं। और इसकी जो अगर वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होती है। इसे यहां पे लिखा भी हुआ है, अ स्मॉल मल्टी यूजर कंप्यूटर्स दैट कैन सपोर्ट 10 to 100 यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो यहां पे वो लिखा भी हुआ है कि 10 to 100 यूजर्स, बट इसको हम अगर 150 से लेकर 200 यूजर्स तक की ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computer is a powerful multi-user computer that can support 1000 users simultaneously। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है मेन फ्रेम कंप्यूटर का कि इस पे 1000 यूजर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं।
मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन ऑल्सो प्रोसेस डाटा एट वेरी हाई स्पीड। मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज होती है और इस पे 100 ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड किए जा सकते हैं और ये करता है। और साथ में बट इसका सबसे बड़ा थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ये क्वाइट एक्सपेंसिव होता है। माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये, और इसको ऑलमोस्ट बड़े बड़े सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है हमारा, एयरलाइन सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े सेक्टर हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसको एक नॉर्मल किसी की काम के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई। या आप इमेज भी देख सकते हैं। अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो इसका यूज एक तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां सर्वर कंप्यूटर के रूप में करती हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड ऑलमोस्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सबसे अच्छा माना जाता है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी के लिए सबसे अच्छा होता है। इसको मोस्टली वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं पूर्वानुमान लगाने के लिए, मौसम के लिए, और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट सारे साइंटिफिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है, इसी को प्रेफर करते हैं लोग। और सबसे ज्यादा महंगा कंप्यूटर भी यही होता है। इसकी भी सेम क्वालिटी है एज मेन फ्रेम कंप्यूटर कि ये भी 100 ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड फॉलो कर सकता है और बहुत तेज है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना तेज वर्क करता है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर हम फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें वो कब बना था, तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बना हुआ है वो 1976 में कैरी रिसर्च द्वारा कैरी 1 बनाया गया था। जो फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर जिसका नाम हम याद रख सकते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा जो था वो कैरी 1 था वर्ल्ड का। और भारत का अगर हम देखेंगे तो भारत में जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स जो चल रहे हैं इस समय, पहला कंप्यूटर जो हमारा है वो है परम, परम 8000। दूसरा है हमारा परम 10,000। तीसरा है हमारा आदित्य। पहला है हमारा ये हमारा दूसरा है, आदित्य हमारा तीसरा कंप्यूटर है। चौथा कंप्यूटर है हमारा अनुपम। पांचवा कंप्यूटर अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा परम युवा। छठा कंप्यूटर अगर हम देखते हैं तो परम युवा सेकंड है। एंड सेवेंथ कंप्यूटर जो हमारा इस समय है वो है एका। ये 7 कंप्यूटर ऑलमोस्ट अभी इंडिया में यूज हो रहे हैं सुपर कंप्यूटर, और ये सबसे अच्छे कंप्यूटर्स में है जो माने जा रहे हैं इंडिया में, जो सारे साइंटिफिक वे में यूज किए जा रहे हैं, ऊर्जा के लिए यूज किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर के लिए यूज किए जा रहे हैं, मौसम के पूर्व अनुमान के लिए यूज किए जाते हैं, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में यूज किए जा रहे हैं, अच्छी जगह पे यूज किए जा रहे हैं, और जो हमारा जो नए नए टेक्निक्स बन रही हैं उसमें यूज किए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जरूर बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% किसी ना किसी वे में वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो क्या है, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को काफ़ी देखा है, तो उसमें पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा गया है इस यूनिट में वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। वो हर एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछा ही जाता है, वो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या छोटे 3 नंबर में पूछा जाए या 5 नंबर में पूछा जाए, 6 नंबर में, ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। तो इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट है हमारा स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, थर्ड है हमारा वर्सिटैलिटी, फोर्थ है हमारा रिलायबिलिटी, फिफ्थ है हमारा पावर ऑफ रिमेंबरिंग, सिक्स्थ है हमारा डेलीगेंस एंड सेवेंथ है हमारा स्टोरेज।
ये सारे 7 पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम ये याद करना ज़रूरी है क्योंकि ऑलमोस्ट ये हमको नंबर दिलाएंगे ही दिलाएंगे, चाहे वो 3 नंबर दिलाएं या जितने भी नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, मैं ये 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो कंप्यूटर वर्क विद एन इनक्रेडिबल स्पीड। ये बात सबको पता है कि कंप्यूटर की स्पीड ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है वर्क करने की, जैसा कि हम लोग देख भी चुके हैं। अभी हमने ऊपर जो कंप्यूटर पढ़ा है हमारा सुपर कंप्यूटर, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है वर्क करने की। तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वर्क करने की एज कंपेयर टू ह्यूमंस। बनाया भले ही ह्यूमंस ने है, बट ये मशीन है तो इसलिए मशीन की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है वर्क करने की। सेकेंड है हमारा, इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस एट अ वेरी हाई स्पीड। इसके जो इंस्ट्रक्शंस अगर हम इसको जो भी देते हैं वो बहुत जल्दी कैलकुलेट करता है या बहुत जल्दी फॉलो करता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज या फॉलो नहीं कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज की है कि 3 to 4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अगर हम एक कंप्यूटर को, नॉर्मल कंप्यूटर को 3 to 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो पर सेकेंड उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट अगर इसका देखना चाहें तो इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेशंस में आप जितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करना चाहो विद इन सेकेंड्स आती हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी विद इन सेकेंड्स हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसलिए इसका सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो है सबसे पहला वो है स्पीड। सेकेंड कैरेक्टर इसकी बात करें तो वो है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर हम देखते हैं तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। कंप्यूटर की तरीके से एक्यूरेसी बोल सकते हैं हम लोग, 100% एक्यूरेसी देता है ये। अगर हम लोग कोई गलत इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को नहीं देते हैं तो, अगर मैनुअल डिफेक्ट नहीं है, मैनुअल किसी ने एरर नहीं की है, तो कंप्यूटर अपने तरफ से कभी भी एक्यूरेसी में कोई फॉल्ट नहीं करता है, वो 100% एक्यूरेसी देता ही देता है। The degree of computer accuracy depends on the instructions and a processor type। यहाँ पे एक थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि इंस्ट्रक्शन पे तो होता है डिपेंडेंट है, साथ में प्रोसेसर के टाइप पे भी डिपेंडेंट होता है कि अब जैसे जैसे प्रोसेसर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होती जा रही है। पहले जो प्रोसेसर आते थे उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी 0.1% अगर बोल दे, 0.111% बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी गलत हो सकती थी या कंप्यूटर में जो रिजल्ट आया वो गलत हो सकता है। बट अब जो आ रहे हैं वो 100% रिजल्ट के साथ देते हैं। हमारा थर्ड कैरेक्टर जो देख सकते हैं हमारा वो है वर्सिटैलिटी। कंप्यूटर इज वेरी वर्सिटाइल इन नेचर। कंप्यूटर पे अगर हम कोई भी काम करना चाहें, गेमिंग करना चाहें, लेटर लिखना चाहें, वर्क डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, पीपीटी बनाना चाहें, सॉन्ग सुनना चाहें, मूवी देखना चाहें, ऑलमोस्ट जितने भी काम होते हैं नॉर्मल लाइफ में कंप्यूटर से हम लोग वो ऑलमोस्ट सारे कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग कंप्यूटर से ना कर सकते हो। काफी वर्सिटैलिटी काफी ज्यादा है कंप्यूटर के। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क इजिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने आप को स्विच करता रहता है और बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को बहुत इजीली कर देता है। जैसे मान लीजिए आप 1 सेकंड पे गाना सुन रहे हो तो सेकंड पे आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहो तो तुरंत बना सकते हो, उसमें आपको लेट नहीं करेगा कंप्यूटर। एट अ मोमेंट यूजर कैन, वही चीज यहां पे देखी लिखी हुई, यूजर कैन कंप्यूटर प्रिपेयर अ लेटर डॉक्यूमेंट एंड इन नेक्स्ट मोमेंट दे कैन प्ले म्यूजिक और प्रिंट डॉक्यूमेंट। वही चीज लिखी हुई है कि नॉर्मल से अगर हम कुछ भी कभी भी कोई भी काम स्विच करना चाहे कंप्यूटर पे तो हम तुरंत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा तब हमें करना पड़ेगा। और यही काम आज के टाइम पे अगर हम देखना चाहें तो हमारे जो एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं वो भी करते हैं कि हम उस पर कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। फोर्थ हमारा है पावर ऑफ रिमेंबरिंग। A computer can store and recall any information because it has secondary storage। कंप्यूटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और रिकॉल करने की इंफॉर्मेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि अगर हम कोई भी चीज़ को कभी भी ओपन करना चाहे तो वो तुरंत रिकॉल होके सेम एक्यूरेट वे में रिकॉल होती है और शो होती है। ऐसा कोई नहीं कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट आज सेव किया
आप उसको 1 महीने बाद या 2 महीने या 1 साल बाद देख रहे हो तो उसमें कोई चेंजेस मिलेंगे, आपको सेम डॉक्यूमेंट मिलेगा, वैसा ही मिलेगा जैसे वो आपने सेव किया था। तो इसकी सबसे अच्छी चीज यही है कि पावर ऑफ रिमेंबरिंग। सेकंड पॉइंट अगर इसका देखते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव्ड एज लॉन्ग एज यू डिजायर्ड। वही चीज है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी निकाल सकते हो। सपोज आपको 10 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट निकालना है तो आप अगर कंप्यूटर पे आपने सेव कर रखा है तो आपका जरूर मिल जाएगा और सेम कंडीशन में मिलेगा जैसे आपने पहले रखा था उसको, या जिस कंडीशन में आपने उसको ड्रॉ किया था या बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेलीगेंस। कंप्यूटर कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन सेम सेकेंड्स और सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। डेलीगेंस की बात करें तो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम करता है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन करता है, और ऐसा नहीं है कि हाँ एक कैलकुलेशन किया उसके बाद ये थोड़ा सा रुकेगा फिर नेक्स्ट करेगा। ये सेम स्पीड पे और सेम एक्यूरेसी पे सारी कैलकुलेशंस करता है, और जब तक सारी कैलकुलेशंस खत्म नहीं होती तब तक करता वो रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी काम बीच में कोई फॉल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अगर आपके इंस्ट्रक्शंस सही है तो कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट आपको दे। इसका सेकंड पॉइंट है, बीइंग अ मशीन अ कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम अ ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ टायर्डनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ह्यूमन की थोड़ी सी एरर की दी गई है, यहाँ पे बताया है इन्होंने कि ह्यूमन ट्रेट्स जैसे हमारे हैं टायर्डनेस, जो ह्यूमन मोस्टली ऑलमोस्ट सबको होता है, टायर्ड सब होते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट सबके लिए होता है, चाहे वो कुछ ही मिनट का हो या कुछ देर का या आवर्स का हो, लेकिन वो सबके साथ होता है। बट कंप्यूटर के कंपैरिजन में कंप्यूटर को ऐसा 1 सेकंड में भी नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक तरीके की वो मशीन है, तो मशीन कभी ना तो थकती है और ना ही उसका कंसंट्रेशन टूटता है। इसका लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टोरेज। Large volume of data and information can be stored in computer and also retrieved whenever required. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर की बेस्ट टेक्निक यही है कि इसमें कोई भी डाटा हम कभी भी स्टोर करें और कभी भी हम उस डाटा को देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट के फॉर्म में, पीपीटी के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम प्रिंट आउट उसका किसी भी तरीके का फॉर्म हम ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। कंप्यूटर की अगर स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर के स्टोरेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी हमारा, दूसरा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइड किया गया है। जिसको हम लोग अगर प्राइमरी स्टोरेज में देखते हैं तो प्राइमरी स्टोरेज में कैन बी स्टोर डाटा टेम्परेली लाइक रैम एंड रोम। सेकेंडरी डाटा जो हमारा होता है वो परमानेंटली डाटा होता है लाइक फ्लॉपी एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। और फ्लॉपी एंड कॉम्पैक्ट डिस्क जो ऑलमोस्ट अब तो बंद हो चुके हैं, पहले काफी ज्यादा चलते थे और अभी भी चलते हैं कई जगहों पे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं चलते हैं, बट हाँ बहुत काफी कम हो गए हैं। अब पीडी चलने लगी हैं क्योंकि रीराइटेबल फ्लॉपी पहले आती थी, फ्लॉपी अगर आपने उसमें कोई डाटा डाल दिया है तो वो दोबारा से रीराइट नहीं होती थी। कुछ फ्लॉपी रीराइटेबल आती थी बट सीडी रीराइटेबल नहीं आती थी। डीवीडी आने लगी रीराइटेबल, अब पीडी आती है और अब तो हार्ड डिस्क ही आती है, एक एक टीबी की हार्ड डिस्क मिल जाती है जो ऑलमोस्ट। अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें इनपुट डिवाइस होती है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है एंड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट और आउटपुट यूनिट। अगर इस चार्ट को हम देखते हैं तो इस सबसे पहले इनपुट डाटा होता है, वो प्रोसेस होता है, स्टोरेज में जाता है और फिर वो आउटपुट रिजल्ट दे देता है। इनपुट यूनिट की बात करते हैं तो एक तरीके से ये हार्डवेयर है और या पेरिफेरल डिवाइस है जो डाटा को सेंड करने में कंप्यूटर के अंदर मदद करता है हमारी, जिसमें हमारे कीबोर्ड आते हैं, माउस आते हैं, नॉर्मल अब जिससे आप ये जो मैं डाटा इस समय लिख रहा हूँ एक तरीके से ग्राफिक पैड आने लगे हैं, जॉयस्टिक्स आती हैं जो पहले गेमिंग के लिए मोस्टली बच्चे यूज़ करते थे या लोग यूज़ करते थे खेलने के लिए, ये सारी चीज़ें आती थी। इनपुट डाटा मतलब कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो एक तरीके से इस डिवाइस को यूज़ करके हम लोग कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। An input device allows user to communicate and feed instructions and data to computer processors, processing, display, storage and transmission. अदर इनपुट डिवाइस जैसे हम देखना चाहें तो हमारी जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, ये ऑलमोस्ट अब सब लोग जानते हैं इसके बारे में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा। जॉयस्टिक आपको
थोड़ा कम दिखेगी, बट स्कैनर और बारकोड रीडर तो ऑलमोस्ट आपको हर शॉप पे दिखेगा आपको। और आजकल लॉजिस्टिक कंपनीज में मोस्टली बारकोड रीडर यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्यूआर अब जो हमारे फ़ोन आ रहे हैं उसमें भी जो हमारे क्यूआर बनते हैं वो भी बारकोड से ही बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू और प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोल सकते हैं सीपीयू इज अ हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। अगर हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू एक तरीके से हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है, और बिना सीपीयू के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस जाते हैं और वही एग्जीक्यूट होके हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं, आउटपुट मिलता है हमें। अगर हम फंक्शनल ब्लॉक देखते हैं सीपीयू का, तो उसके अंदर दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सीयू का फुल फॉर्म है हमारा कंट्रोल यूनिट। जैसे अगर आप देखना चाहो, सपोज करो ये अगर सीपीयू का बॉडी है तो इसमें मदरबोर्ड होता है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, एंड मेमोरी यूनिट है। ये एक तरीके से ग्राफ के वे में दिखाया गया आपको, फ्लो चार्ट दिखाया गया है आपको, ये एक तरीके से इसको आप बोल सकते हो ये फ्लो चार्ट है। इस तरीके से वर्क करता है सीपीयू, फंक्शनल ब्लॉक जिसको है बोल सकते हैं। एएलयू को अगर हम देखते हैं वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस दोनों कैलकुलेट कर लेता है और परफॉर्म कर लेता है। अर्थमेटिक की बात करेंगे तो इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑलमोस्ट सारे जितने ही मल्टीप्लिकेशन सारे सब कुछ कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशंस की बात अगर हम करना चाहेंगे तो लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें हम कंपेयरिंग नंबर्स कर सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं या देख सकते हैं। ALU is a fundamental building block of central processing unit of a computer. ALU एक तरीके से फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड अगर हमारा देखते हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है हमारा CU और कंट्रोल यूनिट। मेन फंक्शन यहीं पे स्टार्ट होता है और यहीं इसी पे होता है कि कंट्रोल यूनिट हैंडल ऑल प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल्स। जितने भी प्रोसेसर्स के सिग्नल होते हैं वो सारे प्रोसेसर्स के सिग्नल कंट्रोल यूनिट में ही हैंडल किए जाते हैं या होते हैं। इट डायरेक्ट ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो, fetches code instructions from microprogram and detects direct out other units and model by providing control and timing signals। ठीक है, हम सीधे अगर सिंपल वे में इसको अगर समझना चाहे तो ये समझ सकते हैं कि ये डायरेक्टली जो हमारा इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है उसको फेच करता है, डिकोड करता है और दोबारा से फिर उसको इंस्ट्रक्शंस देता है और वो आउटपुट निकल के आता है हमारी स्क्रीन पे। नेक्स्ट हमारा जो आता है हमारा वो हम लोग देखने चाहें तो है हमारा मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स कंप्यूटर्स डाटा एंड प्रोग्राम। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो एक डिवाइस होती है जो स्टोर करती है कंप्यूटर का डाटा और उसके इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम। और कंप्यूटर का जो भी डाटा स्टोर होता है वो आज भी बाइनरी फॉर्म में ही होता है, वो चाहे 0 या 1 में ही हो, इंटरनल स्टोरेज एरियाज ऑफ द कंप्यूटर में ही होता है। It store program data results of any kind of informations. Moreover, the term of memory is usually used under a shorthand for physical memory, which refers to actual chips capable of holding data. Some computers also use virtual memory, which expands physical memory onto a hard disk. अगर हम मेमोरी की बात करें तो उसको कई फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, केबी के फॉर्म में पढ़ते हैं, एमबी के फॉर्म में पढ़ते हैं, जीबी के फॉर्म में पढ़ते हैं, एंड टीबी के फॉर्म में पढ़ते हैं। आप इस चार्ट को एक बार ज़रूर देख लेना, आपको इस चार्ट से एमसीक्यू का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा 1 नंबर का, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। अभी हमने इनपुट यूनिट पढ़ा, अब देखते हैं आउटपुट यूनिट क्या होता है। आउटपुट यूनिट भी सेम एक तरीके से हार्डवेयर ही होता है, फेरिलियल इक्विपमेंट होता है विच कैन कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स आउटपुट टू अ फॉर्म ऑफ कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, हर्ड और यूज टू इनपुट फॉर अदर डिवाइस, प्रोसेस और सिस्टम। सीधे सीधे हम इसको डेफिनेशंस में अगर समझना चाहें तो बोल सकते हैं डेफिनेशन है, बट इसकी अगर सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहें तो ये बोल सकते हैं हम लोग
कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसके ऊपर हम लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फिर वो स्क्रीन हो सकती है, फिर वो प्रिंटर हो सकता है, फिर वो ग्राफिक प्लॉटर हो सकता है, या उसमें हम जो हमारे जो ऑडियो डिवाइस भी रिकॉर्ड होती है वो भी एक तरीके से हमारा आउटपुट ही शो करता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारा रिकॉर्ड होता है अगर कहीं, तो हमें आउटपुट दे रहा है वो। तो ये सारे आउटपुट ही होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस इसी को बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल ये जैसे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये, बट इस चार्ट को हम फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी डाटा को आपने प्रोग्राम या किसी को इनपुट डिवाइस से आपने डाला, वो आपके ALU में और CU में जाएगा, CPU में जाएगा एक तरीके से, और वो साथ में स्टोरेज यूनिट में भी जाएगा, जो आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें भी जाएगा। प्राइमरी में ही जाता है, सेकेंडरी में नहीं जाता। सेकेंडरी में आपको स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद वो आपको स्क्रीन पे एज अ रिजल्ट दिखता है आउटपुट यूनिट पे, वो रिजल्ट के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसको ये भी एक फ्लो चार्ट का डायग्राम है, फ्लो चार्ट पे डिपेंडेंट है ये। अब आ गया हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट जो है बोल सकते हैं, व्हाट इज CPU। CPU भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। CPU का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नॉर्मल सा फुल फॉर्म है इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके फुल फॉर्म में ही इसका पूरा पूरा वर्किंग छुपा हुआ है। जैसे इसमें पहला वर्ड इसका है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब एक तरीके से तुम बोल सकते हैं मेन। मेन जो होता है ये हमारा जो है ये होता है हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट। प्रोसेसिंग मतलब इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग इसी के अंदर होती है, तो सारी प्रोसेसिंग या प्रोसेसर इसी के अंदर लगा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं हमारा जो प्रोसेसर होता है वो इसी के अंदर होता है। और यूनिट, क्योंकि इसके अंदर कई चीजें एक साथ कॉम्पैक्ट में लगाई जाती हैं, इसको इसलिए हम लोग इसको यूनिट बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म ही इसकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन को बता देता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आखिर है क्या। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगर हम देखते हैं तो ये ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर बोला जाता है। और इसमें वही चीज है कि इंटरप्रेट्स डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं वो डाटा को डिकोड करता है, और उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट देता है हमें स्क्रीन पे। अगर हम CPU को देखें तो CPU के अंदर अगर क्या क्या होता है, तो CPU का अगर हम स्टार्टिंग का फ्रंट पैनल देखेंगे तो फ्रंट पैनल पे हमको सबसे पहले पावर सप्लाई दिख जाती है, एंड उसके साथ में हमें फैन दिख जाता है। उसके बाद हमें पोर्ट मिलते हैं जिसमें हम कनेक्टर्स लगा सकते हैं, अपने माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, USB लगा सकते हैं, PD लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, कुछ जितने भी कनेक्टर वाले स्विच होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं। इसके बाद हमारा एक्सपेंशन स्लॉट होता है। ये कुछ भी अगर आपको एक्सपेंशन करवाना है अपने उसमें, तो यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट देते हैं हम लोग, या दिया जाता है कि यहाँ पे आप कुछ भी एक्सपेंशन कराना चाहो करा सकते हो। इसके बाद हमारा जो मेन प्रोसेसर है ये आता है हमारा CPU का मेन। मदरबोर्ड के ही अंदर आपको प्रोसेसर भी दिखेगा, मदरबोर्ड के अंदर आपको CU ALU के सारे फंक्शंस दिखेंगे। यहाँ पे ये फैन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हमारा जो ये प्रोसेस करता है तो बहुत ज़्यादा हीट अंदर होती है, तो उस फैन की मदद से हमारा जो भी हीट होता है वो बाहर निकलता रहता है, जिससे बाद में दिक्कत ना हो, प्रोसेसर गर्म ना हो। क्योंकि आप देखोगे फैन ज़रूर लगा होता है, वो फिर किसी में भी हो, हमारा चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, उस कंप्यूटर का CPU हो, उस सब में फैन ज़रूर दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके बाद हमारे इसके जो और पार्ट है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है, हमारी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव लगी होती है, जो CD प्लेयर हमारी या ड्राइव जो होती है सारी लगी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो आप ये प्रोसेसर जो अब लगने लगे हैं, जो 3rd जनरेशन के बाद से लगना शुरू हुए थे। मैं आपको जैसे पहले बोल चुका हूँ कि जनरेशन पे आपको फुल वीडियो मैं दे दूंगा कि कौन कौन से जनरेशन और कब कब कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर बने हैं, तो मैं आपको फुल वो डाटा दे दूंगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। आपको बहुत जल्द वो भी वीडियो दे दूंगा, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी भी पहले बना दूंगा, उसके बाद सारे आगे के यूनिट्स को पढ़ाऊंगा, क्योंकि जनरेशन से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इस PPT में मैं डालना भूल गया था जनरेशन्स को, तो जनरेशन्स के ऊपर मैं ज़रूर बना दूंगा।
तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर, यहाँ पे i7 का प्रोसेसर दिख रहा है आपको, ये i7 लिखा हुआ है, पहले i3 आए, फिर i4, i5, i6, ये सब हमारे प्रोसेसर हैं। ये लैपटॉप में भी सेम यूज होता है और कंप्यूटर में भी सीपीयू में सेम यूज होता है, डेस्कटॉप में। इसका आप देख सकते हो इमेज में, जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग इमेज में देख सकते हैं, आप इस ब्लॉक को आप चाहो तो आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस खाली ये आप देख सकते हो। द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू आर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। सीपीयू का मेन फंक्शन अगर आप देखना चाहें तो 4 वर्ड्स पे ही डिपेंडेंट है। पहला फेच, फेच मतलब एक तरीके से जो हमारी किसी चीज को फेच तोड़ देना, फिर उसका डिकोड, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड कर देना, क्योंकि जो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में दिए जाते हैं, 0 और 1 की लैंग्वेज में दिए जाते हैं, तो वो डिकोड करता है सीपीयू। उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ये राइट बैक करता है। मतलब आपको राइट बैक करने का मतलब है कि आपको आउटपुट देता है। तो ये 4 वर्ड पे ही पूरा एक तरीके से वर्क होता है। मेन फंक्शन जो है इसका इन्हीं 4 वर्ड्स पे ही डिपेंडेंट है। तो इस लाइन को आप याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर हम इमेज में देखें तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं ये हमारा पूरा मदरबोर्ड है। इसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेसर लगा हुआ है, जो हमारा सीपीयू जिसको बोल सकते हैं, प्रोसेसर है हमारा। और वो हमारे प्रोसेसर के अंदर जो सीपीयू है मदरबोर्ड में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर पढ़ के भी आए हम लोग अभी, कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सीयू, बोथ दोनों यहाँ पे होते हैं। अर्थमेटिक में हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, और सीयू हमारा जो है सारे जो भी सारे सिग्नल्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थमेटिक के बारे में लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि नॉर्मली है, सबको पता होता है अर्थमेटिक और लॉजिक में क्या होता है। तो अर्थमेटिक अगर देखोगे तो आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दिख जाएगा। लॉजिक गेट्स में अगर आप देखोगे तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको पता होगा, फिजिक्स में 11th-12th में आता है, लॉजिक गेट्स आते हैं। और अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एंड, और, नॉट, एक्सॉर, नॉर, एंड, सारे के जो है ये डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि इसी पे ही लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद हमारा सेंट्रल यूनिट है, हम इसको ऊपर से पढ़ के आ चुके हैं, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी, हैंडल ऑल प्रोसेस कंट्रोल सिग्नल्स। अगर इसको 2 फॉर्म में डिजाइन किया गया है तो हार्डवेयर कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में किया गया है। हार्डवेयर कंट्रोल की बात करें तो डिजाइन इज अ बेस ऑफ फिक्स्ड आर्किटेक्चर एंड मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट, डिजिटल सर्किट्स एंड एनकोडर एंड डिकोडर। अगर इसको हम लोग हार्डवेयर कंट्रोल में देखते हैं तो इसमें फ्लिप जो लॉजिक गेट्स हमारे होते हैं, या डिजिटल सर्किट्स हैं, या एनकोडर या डिकोडर हैं, ये सब इसी के अंदर वर्क करते हैं। हार्डवेयर कंट्रोल जिसको बोल सकते हैं, ये सीयू का ही एक पार्ट है। सेकंड हमारा है माइक्रो प्रोग्रामर। माइक्रो प्रोग्रामर के अगर हम 4 मेजर फंक्शंस अगर देखना चाहें तो ये हमारे ये हो सकते हैं। इट एक्सेप्ट्स डाटा एज एन इनपुट। माइक्रो प्रोग्रामर का मेन फंक्शन एक तरीके से यही है, या सीपीयू का मेन फंक्शन बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन अगर ये है इट एक्सेप्ट्स डाटा एज अ इनपुट। इसके अंदर इनपुट के हिसाब से डाटा आता है, या जो भी इनपुट डिवाइस से लोग इनपुट करते हैं डाटा वो आता है, फिर वो स्टोर करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को, फिर प्रोसेस करता है उसको, फिर ये कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को इनसाइड अ कंप्यूटर। जैसे आप बोल सकते हो कि पहले ये होता है, देन ये, देन लास्ट में ये, फिर इसके बाद इट गिव रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसर स्पीड। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि a hertz is a 1 circle per second, 1 megahertz is a 1 million cycle per second, 1000 megahertz is 1 gigahertz, 1 billion cycle per second. If a CPU refers to 2 gigahertz, that is 2000 megahertz, it can do 2 billion प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये प्रोसेसर की स्पीड लिखी गई है नॉर्मल, आप इसको एक बार रफली पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी स्टेप्स टू फाइंड सीपीयू स्पीड इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखे हुए हैं। स्पीड अगर आपको निकालनी हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आप यहाँ से इस स्टेप्स को यूज करके निकाल सकते हो, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी। मेमोरी को अगर देखते हैं, इट स्टोर पर प्रोग्राम रिजल्ट्स और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन।
मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन 0 and 1। मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स या बिट्स जिसको बोल सकते हैं। मेमोरी जो भी मेजर होती है वो बिट्स में होती है। जैसे ऊपर एक चार्ट है जो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, KB, GB, MB and TB। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर हम मेमोरी के टाइप देखते हैं तो मेमोरी को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी को मेन मेमोरी भी बोल देते हैं और सेकेंडरी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। अगर इस चार्ट को आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप उसको जरूर एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं 100% के साथ बोल सकता हूं आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इस वीडियो देखने के बाद, कि आपको जरूर से जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। और जरूर ये वीडियो आप जरूर देख ली, 1 से 2 बार जरूर देख के नोट्स जरूर बना लीजिएगा अपने खुद के, क्योंकि ये मैंने पीपीटी बनाई है बट आप अपने नोट्स खुद बना लीजिएगा। जैसे आप पहला देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में तो रैम है और रोम है एंड रैम है। रोम के पार्ट्स अगर देखते हैं तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। और रैम में देखते हैं तो स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है हमारी, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी है, डीवीडी है, हार्ड ड्राइव्स आती हैं, पीडी आती हैं। ये सब जो है सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं हमारे। अगर हम मेमोरीज की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर इमीडिएट एक्सेस ऑफ डाटा बाय अ प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर कोई भी मेमोरी को अगर यूज करता है तो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, रैम एंड रोम। रैम जो हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रोम होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। रैम अगर हम देखते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ सेंट्रल स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज टिपिकली लोकेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क and included data related to the operating system and certain applications। रैम में वही इंफॉर्मेशंस होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस में होती हैं और सारे जो आप जो तरीके से जो कंप्यूटर में वर्क करते हो उसकी इंफॉर्मेशन रैम में ही स्टोर होती है। रैम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं हमारे, स्टैटिक रैम आती है और एक डायनेमिक रैम आती है। स्टैटिक रैम की बात करते हैं, इन स्टैटिक रैम अ बिट ऑफ डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग अ स्टेट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। This is most expensive among the other form of RAM, but is general faster and requires less power than DRAM. In modern computers, is often used as a cache memory for a CPU। Static RAM की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लिप फ्लॉप स्टेट में होती है और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक्सपेंसिव होती है अदर रैम से। अगर हम DRAM की बात करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये, और मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये कैश मेमोरी की तरीके से सीपीयू में यूज की जाती है। अगर हम डायनेमिक रैम की बात करते हैं, वाइडली यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम एज अ प्राइमरी मेमोरी। डायनेमिक रैम इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम बट इनएक्सपेंसिव ड्यू टू अ वन ट्रांजिस्टर वन कैपेसिटर पेयर्ड असेंबली ऑफ अ मेमोरी स्टोरेज। यहां पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि ये इनएक्सपेंसिव होती है स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर पेयर्ड होता है। इस वजह से इसकी जो प्राइस होती है काफी कम होती है और इसका वर्क भी काफी स्लो होता है। सेकंड अगर हम देखते हैं हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है ये, द सीपीयू कैन ओनली फेच एंड रीड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रोम। सीपीयू अगर हम रोम को बोले तो सीपीयू सिर्फ इसमें से इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकता है और फेच कर सकता है या डिकोड या एनकोड कर सकता है कि डाटा या इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकता सीपीयू। रोम कम्स विद इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर्ड इनसाइड। रोम का भी जो भी डाटा आता है रोम के अंदर वो परमानेंटली स्टोर रहता है। एंड दीज इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम टाइप ऑफ रोम की बात करते हैं तो पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। इसको अगर पी रोम की बात करें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप तीनों फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू के फॉर्म से काफी अच्छे नंबर दिला सकते हैं आपको, एक नंबर तो जरूर दिला सकते हैं एमसीक्यू में। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको एमसीक्यू का पार्ट को इजीली वे में हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एमसीक्यू का पार्ट अगर आप क्लैरिफाई करोगे 60% मार्क्स आपके उसमें आएंगे।
तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा। तो इसलिए आप एमसीक्यू को या एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर जितना भी आएगा आपका, उसको आप इजी मत समझना, आप ज़रूर से ज़रूर उसको अच्छी तरीके से करना, क्योंकि एमसीक्यू में मोस्टली सेम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बार बार। मैं एमसीक्यू के भी सारी सीरीज आपको दे दूंगा, हर यूनिट के आपको क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा और आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बस आप खाली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो। नेक्स्ट हमारा अगर आप देख सकते हो पी-रॉम। पी-रॉम का फुल फॉर्म करते आप देखते हो तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इज प्रोनाउंस्ड एज पी-रॉम नॉट प्रॉम। जो आप बहुत से लोग कभी प्रॉम बोल सकते हैं इसको, ये पी-रॉम का प्रोनाउंसिएशन आता है इसका, नॉट अ प्रॉम। ये चीज आप हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप किसी को बता रहे हो तो पी-रॉम बोलना आप इसको, प्रॉम मत बोलना। पी-रॉम इज अ टाइप ऑफ रॉम दैट इज प्रोग्राम्ड एंड अदर आफ्टर द मेमोरी इज कंस्ट्रक्टेड। रॉम के बाद जो नेक्स्ट मेमोरी जो बनती है वो हमारी पी-रॉम ही बनती है। और ये सेवरल चिप्स होती हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होती हैं, इंक्लूडिंग सेल फोन्स, वीडियो गेम्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये इसको ऑलमोस्ट अब सेल फोन्स में यूज़ किया जाता था, गेम्स के डिवाइसेस में यूज़ किया जाता था, मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ किया जाता था एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसको यूज़ कर लेते हैं। दे प्रोवाइड अ सिंपल मीन ऑफ प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाइल पी-रॉम कैन नॉट बी इरेज्ड। आपको भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि पी-रॉम का भी जो भी डाटा है वो इरेज्ड नहीं हो सकता। Two other version of PROM has been developed that can be erased and reprogrammed. But PROM के दो और वर्जन को बनाया गया जिसको आप इजीली इरेज कर सकते हो और रीप्रोग्राम कर सकते हो। जिसका पहला वर्जन है हमारा EPROM एंड सेकेंड हमारा जो है वो डबल EPROM। EPROM का फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही आप जान रहे हो रीड इरेजेबल लिखा हुआ है, तो मतलब सीधी सीधी बात है आप इसको इरेज करके प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बना सकते हो। दिस टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स दैट कैन इरेज बाय स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट। सेकेंड हमारा है डबल EPROM जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें इरेज जो डाटा वो हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ हो सकता है, इज यूज इन अ फ्लैश मेमोरी। इसको हम लोग फ्लैश मेमोरी के तरीके से यूज कर सकते हैं या करते हैं। सेकेंड हमारे पास जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंड स्टोरेज डिवाइस इसको बोल सकते हैं एज अ हार्ड ड्राइव्स या हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, जिसको हम लोग हमारे USB फ्लैश डिवाइसेस बोल सकते हैं, CD बोल सकते हैं, DVD भी बोल सकते हैं, जो रिमूवेबल होती हैं, PD होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं। ये सारे जो है हमारे सेकेंडरी डिवाइसेस में आ सकते हैं। जैसे बोल सकते हो आप फ्लॉपी डिस्क है, यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, ऑप्टिकल डिस्क है, USB थंब ड्राइव है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंडरी में ही आती हैं। इसको आप रिमूव करके भी सकते हो और लगा भी सकते हो, और इसमें डाटा आप स्टोर भी कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो, सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। फ्लॉपी की बात करते हैं अगर हम लोग, फ्लॉपी को आप सीधे सीधे आप छोटा सा देख सकते हो। फ्लॉपी कैन बी स्मॉल रिमूवेबल डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए लोग इसको यूज़ करना बंद कर चुके हैं। PD का स्टोरेज पीस अच्छा होता है काफ़ी अच्छा, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। हार्ड ड्राइव्स को यूज़ करते हैं अब तो। दिस पोर्टेबल डिवाइस इज रीराइटेबल मीडिया एंड कैन रीयूज्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स। इसीलिए फ्लॉपी डिस्क को पहले यूज़ किया था, क्योंकि इसको नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ किया जा सकता था। फिर हार्ड ड्राइव्स आ गई हमारी, इसमें हमारी CD एंड DVD लगती थी, जिसको हम लोग जो है इजीली रीराइट भी कर सकते थे, देख सकते थे। DVD को रीराइट कर लेते थे। CD आती थी मोजर बेयर की रीराइट करने वाली, बट वो एक या दो बार करने के बाद वो ख़राब हो जाती थी, बर्न करना पड़ता है उनको। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिकल डिस्क जो हम डिस्क लगी हुई है, जैसे पहला आप देख सकते हो हमारी CD का फॉर्म में है, स्टोर कर सकती है 700 MB डाटा। DVD में कम से कम 8.5 GB डाटा स्टोर होता है, और ब्लू रे डिस्क में कम से कम 50 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो तीनों आपको CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क दिख जाएंगी, आप इमेजेस में देख सकते हो। ये ब्लू रे का है, ये हमारा CD ड्राइव है, CD डिस्क है, और ये हमारा DVD डिस्क है।
ये CD के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, बस इतना है, बाकी और कुछ चीज़ नहीं है। CD है, DVD आ गया है, फिर आपका DVD पढ़ सकते हो आप, DVD के फॉर्म्स पढ़ सकते हो। DVD को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, DVD ROM एंड DVD RW के नाम से। DVD ROM को फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, DVD रीड ओनली मेमोरी, एंड DVD RW स्टैंड्स फॉर डिविडेबल रीराइटेबल। फिर आ गया हमारा USB थंब ड्राइव, जो हमारा PD भी जिसको हम लोग बोलते हैं अब लोग, यूनिवर्सल USB का फुल फॉर्म आप ज़रूर देख लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको बोलते हैं हमारा। PD का फुल फॉर्म सबको ऑलमोस्ट पता है, पेन ड्राइव। ये भी रिमूवेबल होती है और रीराइटेबल होती है और काफ़ी स्मॉल होती है, जिसको आराम से आप मूवेबल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बैकअप बहुत अच्छा होता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है ट्रांसफ़र करने की डाटा की, और दे आर स्मॉल, फास्टर एंड हैव थाउजेंड्स ऑफ टाइम ऑफ मोर कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। USB का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है CD और फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में, कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हम इस पर रह सकते हैं, इसके अंदर डाटा जल्दी करप्ट नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो कैश मेमोरी को इस फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं, बाकी आप थोड़ा देख लेना, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जैसे यहाँ पे आप CPU देख सकते हो, CPU अगर फास्टेस्ट का देखते हो, लेवल 1 पे अगर कैश है तो काफ़ी तेज़ चलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे लेवल 2 पे जाओगे तो आपका तभी फास्ट रहेगा, बट लेवल 3 पे आ जाओगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, और मेन मेमोरी में जाएगा तो वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। अगर उस पर आप देखोगे तो CPU से ये वर्ड ट्रांसफ़र होके जाता है, फास्ट जाता है। ब्लॉक ट्रांसफ़र जब होता है मेन मेमोरी में तो स्लो हो जाता है। तो ये चार्ट को, फ्लो चार्ट को देख सकते हो, बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें भी। अब आ जाता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में देख सकते हैं, कीबोर्ड इज़ लाइक अ टाइपराइटर, जिसको आप देख सकते हो, मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस ऑफ कीबोर्ड। मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड जिसको बोल सकते हैं टाइपराइटर है, और इनपुट डिवाइस में मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड ही होता है, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग ऑलमोस्ट कीबोर्ड से ही देते हैं। इसके अंदर 80 से लेके 110 कीज़ ऑलमोस्ट रहती हैं हर कीबोर्ड में। अगर इसमें कीज़ की बात करें तो इसमें आपको फंक्शन कीज़ मिल जाएंगी, टाइपिंग कीज़ मिल जाएंगी, अल्फ़ा न्यूमरिक कीज़ मिल जाएंगी, न्यूमरिक कीज़ मिल जाएंगी, कंट्रोल की मिल जाएंगी, कर्सर की मिल जाएगी। अगर हम लोग अल्फ़ा न्यूमरिक कीज़ की बात करेंगे तो इसमें आपको नंबर्स मिल जाएंगे, लेटर्स मिल जाएंगे, पंचुएशन के साइंस मिल जाएंगे, सिंबल कीज़ मिल जाएंगी, पैटर्न मिल जाएंगे। इसको आप एक तरीके से, हर तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट बनाने में, PPT बनाने में, हर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट उस तरीके से नहीं है कि हाँ आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता, पूछा भी जा सकता है, वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, बट बहुत ही रेयर केस में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर फंक्शन की आप बात अगर करते हो, द की एक्ट एज अ शॉर्टकट फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन सच एज सेविंग फाइल्स और प्रिंटिंग डाटा। मेन फंक्शन की यूजुअली इज लाइंड अलोंग अ टॉप ऑफ द कीबोर्ड लेवल F1 to F12। अगर आप देखोगे कीबोर्ड के टॉप पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इमेज में, जो स्टार्टिंग में जितनी भी कीज़ लगी हुई हैं ऊपर जितनी भी हैं, ये आप देख सकते हो, ये सारी आप देख सकते हो, ये सारी हमारी फंक्शनल की हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे ये ESC लिखा होता है, ये हमारा ये स्केप की होता है। उसके बाद हमारा ये ब्लॉक जो बना हुआ है, ये सारा जितना भी ये ब्लॉक है, ये सारा ब्लॉक हमारा अल्फ़ा न्यूमरिक कीज़ में होता है, जिसमें ABCD भी मिलेंगे, आपको नंबर कीज़ भी मिलेंगे। इसके बाद हमारा एक ये बटन जो होता है हमारा, ये कैप्स लॉक का काम करता है। इसके बाद आपको शिफ्ट दिख जाता है। फिर आपका CTRL लगा होता है, कंट्रोल की जिसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर हमारा ये विंडो की बना होता है, जिससे आप अपनी विंडो को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ALT की है, ऑल्ट की होता है। इसके बाद स्पेस बार होता है हमारे पास। फिर हमारा विंडो की यहाँ पे वो दो विंडो की बनी होती है। इसके बाद हमारा CTRL होता है, शिफ्ट होता है, इरेज बटन भी होता है हमारा साथ में। उसके बाद एरो कीज हमें दिख जाती हैं, डिलीट की भी दिखती है यहाँ पे हमें, प्रिंट की रहती है हमारे पास। इसमें इंडिकेटर्स भी दिखते हैं आपको, कैप्स लॉक का दिखेगा, नम लॉक का दिखेगा, स्क्रॉल डाउन का दिखेगा, सारे इंडिकेटर्स भी दिखते हैं। न्यूमरिक की आपको अलग भी दिखती हैं। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट सारे आप बार देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी, टोटल नंबर ऑफ कीज़ अगर आप देखोगे तो 80 से लेकर 110 तक रहती हैं। अगर आप कंट्रोल की में देखोगे तो आपको इंसर्ट की दिख जाएगी, होम पेज डाउन दिख जाएगा, पेज डाउन दिख जाएगा, पेज अप दिख जाएगा, डिलीट दिख जाएगा, विंडो लोगो दिख जाएगा, एंड दिख जाएगा, CTRL कंट्रोल की जिसको बोलते हो आप, वो दिख जाएगी। अगर आप कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंटली यूज्ड कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो CTRL+F4 एग्जिट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, CTRL+A
सेलेक्ट ऑल, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लिख रहे हो तो उसमें CTRL+A हम लोग करके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, या CTRL+C कॉपी करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, CTRL+V पेस्ट करने के लिए कर लेते हैं, CTRL+B बोल्ड करना होता है, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं उसमें हमें कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई भी लेटर को बोल्ड करना है तो उसको हम बोल्ड CTRL+B डायरेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड हो जाता है। फिर अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो CTRL+S करके हम लोग सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं टाइप ऑफ कीबोर्ड, अगर आप देखते हो तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जो आपको डेस्कटॉप में मिलता है। लैपटॉप का साइज़ का अगर आप कीबोर्ड देखते हो तो आप ये देख सकते हो। हैंड हेल्ड जो आते थे पहले उसमें ये कीबोर्ड लगा होता था, और थंब साइज़ जो आते हैं वो ये आते हैं आपके, आप देख सकते हो सारी इमेजेस में है। इसके बाद हमारा आता है माउस। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच कंटेन एन ऑप्टिकल इन अ बेस। अब जो हमारा सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है वो हमारा माउस होता है, क्योंकि हम इसी से जो है इंस्ट्रक्शंस को अपने बनाने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। कोई भी पेज डाउन अप करना होता है, कीबोर्ड में कीज तो होती हैं बट हम लोग माउस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जिससे हम लोग पेज अप पेज डाउन या किसी और टैब पे जाना हो तो उसको हम प्रेफर कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ होती हैं लैपटॉप में, कीबोर्ड में हमारे होती हैं अगर हम लोग को पता हो, बट ऑलमोस्ट सब उसको याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए लोग जो है माउस का यूज़ करते हैं। ये भी एक तरीके से इनपुट डिवाइस ही है कंप्यूटर का। माउस के भी अब पहले वायर्ड माउस आते थे, अब वायरलेस आने लगे हैं। आप इसको भी देख सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को इससे ईजिली। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। अब तो बहुत कम हो गया, जॉयस्टिक का यूज़ बहुत ही कम हो गया। पहले जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता था गेमिंग पर्पस के लिए, मोस्टली लोग करते थे गेम के लिए। अब तो गेम के लिए बहुत से अच्छे हाईटेक चीज़ें आ गई हैं, तो अब जॉयस्टिक का यूज़ बहुत कम हो गया। वीडियो गेम्स जैसे लिखा हुआ है कंट्रोल वीडियो गेम एंड यूजुअली हैव वन और मोर पुश बटन हुज स्टेट कैन बी रिप्लेस्ड और रीड बाय कंप्यूटर। अगर टाइप्स ऑफ जॉयस्टिक की बात करें तो डिजिटल जॉयस्टिक होती है, पैडल जॉयस्टिक होती है, एनालॉग जॉयस्टिक होती है, पीसी एनालॉग जॉयस्टिक होती है और जॉय पैड्स होते हैं। ये आप सारे फॉर्म्स हैं, इसको आप पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है स्कैनर आता है। स्कैनर का अगर आप देखते हो स्कैन करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये अब आपको हर प्रिंटिंग मशीन में आपको दिखेगा, स्कैनर ज़रूर दिखेगा। आपको कोई भी चीज़ को स्कैन करना हो तो फोटोग्राफ स्कैन करनी हो, फोटोकॉपी करनी हो तो भी एक तरीके से स्कैनर का यूज़ कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप में उसको डाटा को फीड करने के लिए, अपनी इमेज को कैप्चर करने के लिए आप स्कैन का यूज़ ऑलमोस्ट करते हो, जिससे कि आप इजीली उसको कर सको। ग्लास सरफेस पे होता है ये। While scanning, a camera move across object, capturing the image and storing onto the computer। सेम चीज़ वही लिखी है कि ये इमेज को कैप्चर कर लेता है और सीधे उसको कंप्यूटर में सेव कर देता है। जिससे अगर अब तो जो भी फाइल सब मोस्टली और सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो स्कैनर ऑलमोस्ट सब ने देखा हुआ है। स्कैनर की बात करें तो हमें फ्लैट बेड स्कैनर दिख जाएगा, शीट बेड स्कैनर फेड स्कैनर दिख जाएगा, हैंड हेल्ड स्कैनर दिख जाएगा, ड्रम स्कैनर दिख जाएगा। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। फ्लैट बेड स्कैनर अगर आप देखना चाहो तो ये है। फ्लैट बेड स्कैनर इज अ टाइप ऑफ स्कैनर और अ कॉपियर दैट यूजेस अ फ्लैट ग्लास सरफेस फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ये फ्लैट बेड स्कैनर का इमेज है, आप देख सकते हैं। फिर शीट फेड स्कैनर्स जो हमारे प्रिंटर होते हैं, जो मोस्टली साइबर कैफेज में रखे जाते हैं, इसको ये जो हमारे बुक्स और अदर मटेरियल है उनको स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैंड हेल्ड स्कैनर हमारे होते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर आर स्मॉल स्कैनिंग डिवाइसेस यूज्ड फॉर डिजिटल इमेजेस। हैंड हेल्ड स्कैनर्स यूज फॉर सम बेसिक टेक्नोलॉजीज इन फ्लैट बेड स्कैनर्स बट rely on a user to move the intent to modeling bed। हैंड हेल्ड स्कैनर बहुत ही रेयर केस में कोई यूज़ करते हैं, क्योंकि हैंड हेल्ड स्कैनर्स का जल्दी यूज़ नहीं होता है अब, क्योंकि इसको आपको पूरा स्कैन खुद करना पड़ता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आता है ड्रम स्कैनर, जो इज़ अ टाइप ऑफ स्कैनर यूज टू कैप्चर हाईएस्ट रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। आज के टाइम पे जैसे बोलते हैं कि लोग रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो ड्रम स्कैनर होता है जो बहुत अच्छा स्कैन करता है और रेजोल्यूशन को बिल्कुल हाईटेक रखता है, एकदम हाई क्वालिटी पे रखता है। अदर टाइप ऑफ स्कैनर्स अगर आप देखते हो, ट्रांसपेरेंसी स्कैनर है, वीडियो डिजिटाइजर है, मिसलेनियस में है, फोटो सीडी है, डिजिटल कैमराज हैं, स्टैंड अलोन ओवरसाइज डिजिटायर्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है हमारा वेबकैम।
जो अब अगर डेस्कटॉप की बात करें तो पहले वेबकैम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था और आज के टाइम पे भी यूज़ होता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, जब से कोरोना हमारा थोड़ा सा अब तो कम हो गया है, जब 2020 में जो था जिस समय, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ज़्यादा लोग करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ही सारी मीटिंग्स हेल्ड होती थी। और आज के टाइम पे तो अब तो लैपटॉप में इनबिल्ट आता है वेबकैम, बट जो वेबकैम पहले जो भी लोग डेस्कटॉप यूज़ करते थे पहले, उनको वेबकैम अलग से ख़रीदना पड़ता था, जिससे वो अपनी इमेज को कंप्यूटर में फीड कर सकें या वीडियो कॉल कर सकें। अ वेबकैम इज़ कनेक्टेड बाय अ यूएसबी केबल, यूएसबी केबल से कनेक्ट किया जा सकता है, फायर वायर केबल से कनेक्ट किया जा सकता है। वेबकैम इज़ ऑल्सो फॉर देयर लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेकिंग देम द लोवेस्ट कॉस्ट फॉर वीडियो टेलीफोनी। पहले जैसे जो लोग फॉरेन में रहते थे, अपने यहाँ कहीं और बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो वो वेबकैम मोस्टली यूज़ करते थे। अब तो फ़ोन से ही लोग कर लेते हैं, तो इसलिए अब तो यूज़ काफ़ी कम हो गया है वेबकैम का। वेबकैम का अगर हम देखते हैं तो वीडियो लिंक्स के लिए होता था, परमिटिंग कंप्यूटर्स टू एक्ट एज अ वीडियो फोन, सिक्योरिटी सर्विलांस, कंप्यूटर वर्जन्स, वीडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड सोशल वीडियोज़। अब अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं, अ मॉनिटर और अ डिस्प्ले इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल फॉर अ कंप्यूटर। अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर हमारे जो है तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस होती है, जिसपे हम लोग आउटपुट अपना देख सकते हैं। मॉनिटर्स की बात करें, हमें जो ये मिलते हैं 14 इंच में भी मिलता है, 15 में भी, 16 में भी, और इवन अप टू 21 to 30 इंच के साइज़ में भी मॉनिटर मिल जाते हैं। जो अब मॉनिटर आते हैं, दो स्क्रीन पे आते हैं, एक सीआरटी मॉनिटर आते हैं, एक आता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। जो हमारे मॉनिटर जो पहले आते थे, जो डेस्कटॉप टाइप में होते थे, इसको आप ये देख सकते हो, ये सीआरटी मॉनिटर है। और ये हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो अब आने लगे हैं, जिसमें एलईडी और एलसीडी के फॉर्म में आते हैं। अब फीचर्स अगर हम देखते हैं मॉनिटर के, तो मोस्ट मॉडर्न मॉनिटर विच स्विच टू पावर सेविंग मोड इज नाउ वीडियो इनपुट सिग्नल इज रिसीव्ड। अगर आप देख सकते हो उसमें यहाँ पे सीआरटी मॉनिटर से हम लोगों ने एलसीडी मॉनिटर पे स्विच किया, फिर एलसीडी से यहाँ पे हम लोग आ गए एलईडी मॉनिटर्स पे। अब जो यूज़ हो रहे हैं वो यूएचडी मॉनिटर्स, जिसको बोल सकते हैं अल्ट्रा हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। स्टेजेस ऑफ मॉनिटर है ये, आप याद रख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, किसी भी एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है ये। इसके बाद हमारे प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर कैसे होने चाहिए उसके बारे में, कि इसकी क्वालिटी, कलर क्वालिटी, स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, रेजोल्यूशन सब अच्छे होने चाहिए। मॉडर्न प्रिंटर्स कम विद मल्टीपर्पज फंक्शन, दैट इज दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंटिंग, स्कैनर, फोटोकॉपियर, फैक्स एंड एसेट्रा। तरीके से जो अब प्रिंटर आ रहे हैं वो सारे, उसके अंदर सारी फंक्शंस एक साथ होते हैं। जैसे प्रिंट भी आप कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो, फोटोकॉपी भी निकाल सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो, सारे काम आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में देखते हैं, तो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंक जैक प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम देखते हैं तो ये 3D मैट्रिक्स के प्रिंट निकालता था, रिप्रेजेंट्स इमेज, सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स। ये हमारा डॉट मैट्रिक्स का हमारा इमेज भी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सच एज कंप्यूटर मॉनिटर एंड एलईडी स्क्रीन एज वेल एज प्रिंट आउट आउटपुट। फिर हमारे इंक जैक प्रिंटर आ गए, जो आज भी यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत अच्छी प्रिंटिंग देते हैं। ये इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर क्रिएट अ डिजिटल इमेज बाय अ प्रोपेलिंग ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन अ पेपर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ड्रॉपलेट पड़ते हैं इंक के, उससे ये इमेज को फॉर्म करते हैं, प्लास्टिक और अदर सब्सटेंस। आप इसको पेपर पे भी निकाल सकते हो। इंकजेट टेक्नोलॉजी वर्क बाय स्प्रेइंग वेरी फाइन ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन अ शीट ऑफ पेपर। These drops are ionized, which allows them to direct by magnetic plates in a ink path. As the paper is fed through the printer, the print head moves back to the forth, spraying thousands of the droplets on the pages. फिर हमारा है लेज़र प्रिंटर है। इसको अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेज़र प्रिंटर यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसकी रैपिडली प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय पासिंग a laser beam
over a charged drum to a definite differential charged image। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर इज फॉर्म्ड ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑल द हार्डवेयर पार्ट में डू डिफर टास्क। जो हमारे सारे हार्डवेयर होते हैं वो अलग अलग टास्क करते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर, उस पर हम आउटपुट देख सकते हैं। कीबोर्ड हमारा है, ये भी हार्डवेयर है, बट इसको हम लोग जो है इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। विदाउट द हार्डवेयर देयर इज अ नो कंप्यूटर। अगर हम लोग कहें, बोल दे कि हार्डवेयर नहीं है मेरे पास, तो एक तरीके से आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो ये चीज़। बट हार्डवेयर एक तरीके से वो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप्ड इनटू प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर टू फंक्शन इन अ डिजायर्ड वे। पहला पॉइंट में ही सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर एक तरीके से बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए एक डिजायर्ड वे में। फिर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। विदाउट द सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट डू एनी टास्क यूजिंग अ कंप्यूटर। विदाउट अ सॉफ्टवेयर, जैसे हम सीधे बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर ये MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम MS ऑफिस का कोई भी काम नहीं कर सकते। ना हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ना PPT बना सकते हैं, ना हम एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं, ना हम इसका अदर जो MS ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अगर कंप्यूटर में कोई भी चीज़ नहीं होगी तो वो सॉफ्टवेयर, हमें कोई भी चीज़ चलाना होगा तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं हमारे, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ गए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे ये सारे पार्ट्स आते हैं, जिस ग्राफ में आप देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट सर्व प्राइमरीली एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम and may also be directly manipulated by knowledgeable users। अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारे पास दो आ जाते हैं। एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन होता है, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं वो सारे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी एक यूनिट है हमें इस M1 में, तो उसको हम अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो उसको ब्रीफ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका, जैसे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इनपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन अ डिफाइंड एज अ प्रोग्राम दैट इंटरसेक्ट्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क विद इट्स वेरियस कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जिसपे हमारा वर्क होता है, क्योंकि हमारी जो विंडोज़ चलती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलती है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से। फिर हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स अगर हम देखते हैं तो यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू हेल्प एंड एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। एक तरीके से सारे जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे जैसे राइटिंग के हैं, डॉक्यूमेंट्स के हैं, प्लेइंग गेम्स के हैं, लिसनिंग म्यूजिक के हैं, सर्फिंग करने के, ये सारे जो है हमारे ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको हमें यूज़ करना ज़रूरी होता है अगर हमें कुछ भी यूज़ करना है अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में। अदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स अगर हम देखना चाहें तो हमारे जैसे हो सकते हैं, वायरस स्कैनर हो सकता है, सिस्टम मॉनिटर हो सकता है, फाइल मैनेजर हो सकता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स हो सकता है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प यूजर टू परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल रिलेटेड स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के सारे एग्जाम्पल है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, ये सारे जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में। MS ऑफिस का है, पावर पॉइंट का है, फ्री हैंड का है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, ये सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन सूट्स हैं, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन वर्क सॉफ्टवेयर हैं, इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है, कंटेंट्स एक्सेस सॉफ्टवेयर है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं जो ऑलमोस्ट हमें थोड़े पता होने चाहिए, उतना इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे
आगे। तो वीडियो को आज हम यहीं पे, इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं और अब हम देख लेते हैं आज के अपने जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, आगे के नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी पॉइंट पे, चाहे वो सिस्टम एप्लीकेशन के बारे में पूछे, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिखेगा तो ज्यादा सही है, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको याद करने बैठोगे तो आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लॉन्ग लिखने होते हैं आंसर, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है, डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, कंपेयर बिटवीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ये कंपैरिजन काफी पूछा जाता है, कंपैरिजन आ जाता है, वरना डिफरेंस बिटवीन में आ जाता है। क्वेश्चन जरूर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में जरूर आता है, एक कंपैरिजन का क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ रिलेशनल डाटाबेस, व्हाट इज अ की, व्हाट आर द डिफरेंट कीज इन अ डाटाबेस। ये डाटाबेस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है डाटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जरूर से ये 5 क्वेश्चन को जरूर करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है पॉइंट क्वेश्चन ढूंढने में या किसी और चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस पीपीटी का आपको मैं लिंक दे दूंगा, वो आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अब क्लोज करते हैं। अगर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।